नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है मौद्रिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत साख नियंत्रण। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साख नियंत्रण से तात्पर्य क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि वास्तव में साख नियंत्रण की विधियां कौन-कौन सी हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उन विधियों में सबसे इफेक्टिव विधि कौन सी। तो सबसे पहले हम जान लेंगे साख नियंत्रण क्या है। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज द क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल क्या है? तो आपको सबसे हम इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज है वो बता देते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल का तात्पर्य ये है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की चलन गति या मात्रा कम कर देना। साख नियंत्रण का तात्पर्य है का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में पहली चीज मुद्रा की मात्रा को कम कर देना। मुद्रा की मात्रा को कम कर देना और दूसरी चीज है मुद्रा की चलन गति को कम कर देना। मुद्रा की चलन गति को कम कर देना। कम कर देना। ओके, तो इस प्रकार यदि साख नियंत्रण का तात्पर्य ये होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की चलन गति को नियंत्रण में रखना साख नियंत्रण कहलाएगा। प्रोफेसर फिशर ने कहा था यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो उसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा की मात्रा दुगना होगी तो मूल्य भी दुगना हो जाएगा। इसलिए अर्थव्यवस्था में मूल्य को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए वास्तव में मुद्रा की मात्रा को कम या अधिक किया जाता है। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो इसे हम कहेंगे साख सृजन। इसे क्या कहेंगे? साख सृजन। और जब मुद्रा की मात्रा को कम किया जाता है तो इसे कहेंगे साख नियंत्रण। साख नियंत्रण। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि साख सृजन क्या है और साख नियंत्रण क्या है। यहाँ पर साख नियंत्रण का सीधा तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम या ज्यादा कैसे किया जाए। तो आज के हम टॉपिक में ये देखेंगे कि साख नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। वास्तव में साख नियंत्रण की दो मुख्य विधियां हैं। एक है परिमाणात्मक विधि और दूसरी है गुणात्मक विधि। दो विधियां मुख्य हैं। पहली विधि को नाम है परिमाणात्मक विधि। परिमाणात्मक विधि और दूसरी विधि का नाम है गुणात्मक विधि। गुणात्मक विधि। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि साख नियंत्रण की विधियां कितनी है, हाउ मेनी टेक्निक्स टू क्रेडिट कंट्रोल। आप बोलोगे पहली हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड है और दूसरा क्वालिटेटिव मेथड है। क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से, आप ध्यान रखना, प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा को कम किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से लोगों के हाथ में से मुद्रा कम कर दो। ऐसी रीत जिससे आपके हाथ की, यानी लोगों के हाथ की या कंज्यूमर के हाथ की मुद्रा की मात्रा कम कर देना वास्तव में क्वांटिटेटिव मेथड कहलाता है। वही क्वालिटेटिव मेथड या गुणात्मक विधि वो विधि होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष प्रभावित करते हैं और उसकी चलन की दिशा बदल देते हैं। चलन की दिशा बदल देते हैं। ठीक है, आप एक एग्जांपल ले लो। मान लीजिए आपके एक लड़का है और उसको आप मुद्रा देते हो। एक लड़का है, उसको आप मुद्रा देते हो। उस मुद्रा के कारण लड़का बिगड़ सकता है। आपको ऐसा लगा कि उस लड़का बिगड़ सकता है, तो आप एक काम करो, मुद्रा देना कम कर दो या बंद कर दो। पहला तरीका है।
अगर मुद्रा देने से लड़का बिगड़ सकता है तो वो उस लड़के को एक काम करिए, मुद्रा मत दीजिए। तो जब आप प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा नहीं देते हैं तो इसे हम कहेंगे परिमाणात्मक विधि। और दूसरा तरीका होता है गुणात्मक विधि, जिसके अंतर्गत मुद्रा जो आप देते हो उसको आप एक काम करो, गुणात्मक रूप से कंट्रोल करो कि बेटा इस पे जो भी आप खर्च करोगे, चाहे फीस पे खर्च करोगे, चाहे आप इस पे बुक्स पे खर्च करोगे, चाहे आप घूमने पे, बट मुझे बताओगे। दूसरी चीज आप लिमिट कर दो कि इसमें से केवल आपकी फीस पेमेंट होगी, इसमें से केवल बुक्स आएंगी और इसमें से केवल ट्रांसपोर्ट होगा, अदर एक्सपेंसेस मुझे नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। तो ये कहलाएगा क्वालिटेटिव मेथड और ऊपर वाला होगा ये नीचे ऊपर वाला क्वांटिटेटिव मेथड और नीचे वाला क्वालिटेटिव मेथड। तो मुद्रा को कंट्रोल करने के दो मेथड्स होते हैं, पहला क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी जब अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा को कम या अधिक किया जाता है तो उसे हम परिमाणात्मक विधि के रूप में जानते हैं। लेकिन जब मुद्रा की मात्रा की दिशा को परिवर्तित किया जाता है, दिशा का मतलब मुद्रा उनसे प्रत्यक्ष रूप से लिया नहीं जाता लेकिन उनकी पावर कम कर दी जाती है, इसे कहते हैं गुणात्मक विधि। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड यानी परिमाणात्मक विधि। यह अर्थात जब अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा को कम या अधिक किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आरबीआई तीन मेथड बहुत अधिक पॉपुलर है। पहला बैंक रेट, इसके अंतर्गत हम रेपो रेट की भी चर्चा करेंगे। दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। और तीसरा वीआर वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जिसके अंतर्गत हम सीआरआर डिस्कस करेंगे आपसे और एसएलआर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तीन मेथड है जिसके अंतर्गत परिमाणात्मक रूप से एक बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है। दूसरा क्वालिटेटिव मेथड यानी गुणात्मक मेथड, गुणात्मक विधि। गुणात्मक विधि को हम अप्रत्यक्ष विधि भी कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष विधि, इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं मुद्रा की दिशा को निर्धारित करना। मुद्रा की दिशा को याद रखना, वहां पर मात्रा को निर्धारित किया गया और यहाँ पर दिशा को, यानी मुद्रा की मात्रा को कंज्यूमर से ना तो लिया जाता ना तो दिया जाता, बट उसका डायरेक्शन निर्धारित कर दिया जाता, किस डायरेक्शन में वो मुद्रा मूव करेगी। ओके, तो इसीलिए क्वालिटेटिव है, इसमें हम पॉलिसी के द्वारा मुद्रा की दिशा को निर्धारित कर देते हैं। आइए क्वालिटेटिव मेथड में देखते हैं रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, दूसरा रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट्स, तीसरा रेशनलाइज ऑफ क्रेडिट्स, डायरेक्ट एक्शन, मोरल सेक्शन एंड पब्लिसिटी। ये हम इसके अंतर्गत 6 मेथड्स पर काम करेंगे। तो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विच ऑफ द मेथड इज नॉट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मेथड्स में एक मेथड, दो मेथड हटा देंगे, कह देंगे कौन सा क्वालिटेटिव कौन सा क्वांटिटेटिव, कौन गुणात्मक है मेथड है कौन परिमाणात्मक। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्वालिटेटिव मेथड के अंतर्गत हम 6 मेथड डिस्कस करेंगे और इसके पूर्व क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत 3 मेथड बेसिकली डिस्कस हो रहे हैं। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है, वो दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक आपका क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सदस्य बैंकों के बिलों की पुनर्कटौतियां करता है। ठीक है, तो पुनर्कटौतियां करता, सीधा रूप में अगर कहें वो दर जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को उधार देता है, कमर्शियल बैंकों को उधार देता, वो दर बैंक दर वो दर है जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को उधार देता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी बैंक रेट, जिसको आप लोगों ने अभी बैंक रेट के नाम से जाना, बैंक रेट, अगर बैंक रेट ऊंचा होगा यानी ज्यादा बैंक रेट पर यानी 10% पे अगर सेंट्रल कमर्शियल बैंक पाएंगे तो ऑटोमेटिक वो भी ब्याज की दर बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे क्यों बढ़ा देंगे। अगर बैंक रेट कम हो जाएगा, बैंक रेट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सेंट्रल बैंक वो जो है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे और जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में क्रेडिट ज्यादा फ्लो हो जाएगा और कम हो जाएगा। अर्थात अगर बैंक रेट कम होगा, फिर से बोलते हैं, बैंक रेट अगर कम कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक रेट कम होने से
अर्थव्यवस्था में रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, जिससे मनी फ्लो बढ़ जाएगा। मनी फ्लो बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इस समय देखिए इन्फ्लेशन कितना तेज है, अगर इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो तुरंत आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल का मेथड अपनाता है और उसके परिणाम स्वरूप बैंक रेट बढ़ा देता है। जब बैंक रेट बढ़ाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो अब किसी व्यक्ति को लोन कम मिलेंगे, यदि मिलेंगे तो ऊंचे पे। इस प्रकार मनी फ्लो इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में मनी फ्लो कम हो जाएगा और इससे इन्फ्लेशन डिक्लाइन करेगा, जिसको हम डिफ्लेशन की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार बैंक रेट इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। अर्थात बैंक रेट अगर ज्यादा होगा तो अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो ज्यादा होगा, मनी फ्लो ज्यादा होने के परिणाम स्वरूप जब बैंक रेट ज्यादा होगा तो मनी फ्लो अर्थव्यवस्था में कम होगा और अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो कम होगा तो इन्फ्लेशन कम फैलेगा, अर्थात साख संकुचन होगा। होगा कि नहीं होगा? साख संकुचन होगा, अर्थात लोगों के हाथ से पैसा कम रह जाएगा। तो बैंक क्या करती है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो बैंक रेट बढ़ा देती है और जब डिफ्लेशन होता है तो बैंक रेट कम कर देती है। तो इस प्रकार बैंक रेट प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। ठीक है, इसे सबसे पहले 1839 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अप्लाइड किया था। दूसरा ओपन मार्केट एक्सेस, इसके अंतर्गत दूसरा परिमाणात्मक विधि है, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के बिलों को खुले बाजार में क्रय विक्रय के लिए परमिशन मिलता है। अर्थात इसके अंतर्गत ओपन मार्केट ऑपरेशन चालू किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रय खुले मार्केट में किया जाता है। तो जब खुले मार्केट में किया जाता है तो इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर प्रतिभूतियां खरीदने लगे तो यानी आपको मनी फ्लो होने लगे, मनी फ्लो आपको हो जाएगा। जब मनी फ्लो होगा, मनी फ्लो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्रेडिट क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन करेगी, क्रेडिट एक्सपेंशन करेगी अर्थात क्रेडिट फैलेगी। लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करे, बेचने लगे तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि बेचने के परिणाम स्वरूप मनी फ्लो कम होगी, क्योंकि बेचेगा तो कंज्यूमर अपना पैसा आरबीआई को दे देगा। जब आरबीआई को दे देगा तो उसके परिणाम स्वरूप उसके हाथ से मनी चली जाएगी। जब मनी चली जाएगी तो मनी फ्लो कम हो जाएगा, परिणाम स्वरूप क्या हमको दिखाई पड़ेगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय करने लगती है। क्रय करने का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो को बढ़ाना और विक्रय का मतलब होता है मनी फ्लो को कम करना। ओके, थर्ड है वेरिएबल रिजर्व रेशियो। जो वेरिएबल है आपके रिजर्व रेशियो, दिस टूल्स इज द फर्स्टली यूज्ड बाय प्रोफेसर कीन्स इन 1935 इन हिज बुक ट्रेटाइज ऑफ मनी के द्वारा इन्होंने बताया कि इसे अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक में लागू किया गया। अर्थात कीन्स ने इस सबसे पहले वीआरआर मेथड का प्रयोग किया था। इसके अंतर्गत दो मेथड होते हैं, जिसमें के अंतर्गत कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर वो रेशियो जो किसी व्यक्ति की नगदी के परिणाम स्वरूप एक निश्चित रेशियो में बैंक को रखना अनिवार्य होता। मान लीजिए सीआरआर 10% है और एसबीआई में मैंने अपना पैसा जमा किया, तो मैंने मान लीजिए 1000 रुपीज जमा किया, तो इस 1000 में सीआरआर कितना होगा, आपका सीआरआर होगा 10%, 10 आपको ये 10 रुपीज, आपको 10% का मतलब 100 रुपीज मस्ट पुट इन द कोर्स। आपको 100 रुपीज का क्रेडिट एक्सटेंशन नहीं करना, अर्थात एसबीआई केवल 900 रुपए, 100 रुपए आप माइनस कर दीजिए तो देन यू गेट फाइंड 900 रुपीज। 900 रुपीज का आप क्रेडिट एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो सीआरआर का रेट बढ़ा दिया जाता है। जब सीआरआर बढ़ जाएगा तो सीआरआर बढ़ने से बैंक की क्रेडिट
एक्सपेंशन क्षमता घट जाएगी, जो अभी 900 है, फिर हो सकता है घट के 700 रुपए हो जाए, घट करके 500 रुपए हो जाए, 10 में भी। तो CRR यदि बढ़ेगा, यदि CRR बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मनी फ्लो कम होगा। याद रखना, मनी फ्लो कम हो जाएगा, जिससे क्रेडिट क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। वहीं अगर CRR कम होगा तो उससे अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो बढ़ेगा, और मनी फ्लो बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्रेडिट जो कंट्रोल था वो एक्सपेंशन में हो जाएगा। अब अर्थव्यवस्था में मुद्रा तेजी से फैलेगी, और इस केस में आप इन्फ्लेशन भी देखेंगे। So CRR playing the important role, very important role and very significant role. Where the SLR also, SLR वैधानिक जो तरलता कोष अनुपात होता, ये भी अर्थव्यवस्था में यदि बढ़ेगा, यदि एसएलआर बढ़ेगा तो मनी फ्लो कम होगा, मनी फ्लो कम होगा, और यदि एसएलआर घटेगा तो मनी फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो यदि आरबीआई ये वेरिएबल रिजर्व रेशियो के माध्यम से भी क्रेडिट कंट्रोल करती है, तो हमने आपको पास 3 मेथड से डिस्कस किए, बैंक रेट, दूसरा आपका क्या कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, और तीसरी चीज आपके पास थी बीआरआर। बैंक रेट याद रखना, बैंक रेट अधिकतर लॉन्ग रन में प्रयोग किया जाता है, लॉन्ग रन में। और रेपो रेट जो अभी आपने देखा, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट नाम का 2 वर्ड बड़ा सुनते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस हुए, ये अधिकतर शॉर्ट रन पॉलिसी जो मनी पॉलिसी आरबीआई बनाती तो उसमें इस टर्म को यूज करती है। जब लॉन्ग रन पॉलिसी बनाती है तो वो यूज करती है बैंक रेट। क्लियर है, दोनों की डिफिनेशन सेम है। नाउ वी कम एट क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को न करके उसकी दिशा का निर्धारण किया जाता है, दिशा का निर्धारण किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणात्मक साख नियंत्रण कहते हैं, गुणात्मक साख नियंत्रण। अर्थात अर्थव्यवस्था में आरबीआई आपकी मुद्रा तो नहीं लेती, लेकिन वो कुछ निर्देश देती है कि आपको ये मुद्रा कहाँ खर्च करनी है, कहाँ पे खर्च नहीं करनी है। तो इसके अंतर्गत हम जब सबसे पहले पॉइंट्स आपको डिस्कस करने वाले हैं, वो पॉइंट्स है आपका ऋण सीमाओं में परिवर्तन करना, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, ऋण सीमाओं में परिवर्तन करना। ओके, प्रतिभूतियों के मूल्य में वो प्रतिशत जो बढ़ाया या घटाया जाए। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जैसे कोई प्रतिभूति है वो कन्वर्टेबल है, मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए की प्रतिभूति है और इसमें मैं 10% का डिस्काउंट के बाद मुझे 900 रुपीज मिल जाएगा। तो अब आरबीआई ने कहते कि नहीं, जो ये हमारा कन्वर्टेबल रेट है ये प्रतिभूतियों का, इसमें हम 10% नहीं लेकर के हम कितना लेंगे, 20%। तो 20% जब लेंगे तो अब मुझे कितना मिलेगा, ओनली 800 मिलेगा। तो जब सरकार क्रेडिट कंट्रोल करना चाहती है तो वो प्रतिभूतियों का जो वो आपका एक प्रकार का रेट होता है, उस रेट को वो बढ़ा देती है। तो इसे क्या कहते हैं, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन। कि इस प्रतिभूति, मान लीजिए 1000 प्रतिभूति के बदले अभी मुझे 10% का बट्टा काटने के बाद 900 रुपीज का मुझे ऋण मिल गया है, लेकिन बाद में कह दिया जाए कि नहीं 20% का आपको काटना है, तो गवर्नमेंट 1000 रुपए के प्रतिभूति पर 20% काटने के बाद मुझे 800 रुपए ही ऋण के रूप में दे पाती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में प्रतिभूतियों के मूल्य के आधार पर जो ऋण परिवर्तित किया जाता है उसके द्वारा गवर्नमेंट क्रेडिट कंट्रोल करती है। दूसरा हमारे पास है सेकेंड पॉइंट था हमारा पॉइंट्स है रेगुलाइजेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट। कस्टमर क्रेडिट के बेस पे हम लोग काम करते हैं।
तो कस्टमर क्रेडिट के बेस पे जब हम लोग काम करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में इस टूल्स का प्रयोग तब किया जाता है हाँ, इस साधन का उद्देश्य साख अथवा किराया खरीद वित्त नियमित है और ये इससे निर्मित या टिकाऊ वस्तुओं की मांग नियमित की जाती है। इसके द्वारा अर्थात इसके अंतर्गत कंज्यूमर क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल करने का तात्पर्य ये होता है कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में एसबीआई के द्वारा आप एसबीआई के द्वारा आप एक टीवी खरीद रहे हैं, आप फाइनेंस करना चाहते हैं, आपके टीवी का दाम है 5,000 रुपए। एसबीआई ने एक ऑफर रखा कि एक काम करते हैं कि 50% तो मैं पेमेंट कर दूंगा और 50% आपको किस्त के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। वो भी आप 10 मंथ में आप माह में भुगतान कर दीजिएगा। तो ये हो गया। लेकिन अगर क्रेडिट कंट्रोल करना है तो एसबीआई क्या कहेगा कि मैं इस 5,000 की टीवी के लिए मात्र 40% ही भुगतान करने को तैयार हूं और आप अपनी मुद्रा को इसको बाकी 20 माह में आप भुगतान कर देना। तो यानी अर्थव्यवस्था में मनी एक्सटेंशन कम कर दिया गया। जब मनी एक्सटेंशन कम कर दिया गया तो उससे क्या हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में अब मनी का फ्लो धीरे हो जाएगा। अब राशनिंग ऑफ द क्रेडिट्स राशनिंग ऑफ द क्रेडिट्स के अंतर्गत हम दो प्रकार की राशनिंग ऑफ द क्रेडिट देखते हैं। इसको कहते हैं साक्षी राशनिंग करना। इसके अंतर्गत वाणिज्य आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को उनकी परिसंपत्ति के एवज में जो लोन देते हैं उसकी लिमिट निर्धारित कर देती है कि आपके पास 1 लाख की परिसंपत्ति है तो इसके बदले में आप लोन कितना देते हो। आप लोग भी लोन लेने जाते होंगे, तो जब लोन लेने जाते हो तो अपने घर का पेपर दिखाते होंगे, अपने खेत का पेपर दिखाते होंगे, अपने कंपनी का पेपर दिखाते होंगे, तो उस पे कितना लोन मिलेगा ये नहीं होता। कहते कमर्शियल बैंक वाले कहते हम निर्धारित करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड राशनिंग ऑफ द क्रेडिट कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास है प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन भी कहलाता है। डायरेक्ट एक्शन इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आरबीआई के पास कुछ पावर्स लिमिट होती है, कुछ पावर बहुत लिमिट कुछ पावर्स बहुत स्पेशल कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास या केंद्रीय बैंक के पास। अगर आप मनी कंट्रोल में उनका साथ नहीं देते हो तो वो आप पर एक्शन ले सकते हैं। एक्शन लेने का तात्पर्य है उन्होंने कहा कि नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखो जिसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में मनी फ्लो रुका रहे। ठीक है, आपने नहीं रखा, तुरंत पुनर्कटौती की सुविधाएं बंद कर देगा। नहीं, हम आपके बिलों की पुनर्कटौती नहीं करेंगे, भुगतान नहीं करेंगे, ऊपर से धमकी दे देंगे। आरबीआई धमकी दे देगा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम आपका लाइसेंस या आपका इतने बिल का भुगतान रोक देंगे। तो ये उनका डायरेक्ट एक्शन होता है। कभी कभी ये क्या होता है, कभी कभी प्लान आपने सुना होगा कि 1,000 रुपए 2 साल में 2,000 रुपए हो जाएगा। तो इस प्रकार की पॉलिसीज को भी गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्शन के अंतर्गत लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डायरेक्ट बोलती है कि व्हाट इज द मैटर क्या है, उसके आधार पर वो एक्शन डायरेक्ट एक्शन ले सकती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि आप ब्याज की दर इतना देते हो कि आप 2 साल में ही पैसा डबल कर दोगे। तो इस प्रकार की एक्टिविटी को भी रोकती है। अगला है मोरल सैंक्शन। कभी कभी आरबीआई मोरली नैतिक रूप से आती है कि अर्थव्यवस्था के लिए सभी बैंकों को बुलाती है, उसके साथ एक मीटिंग करती है और बोलती है कि नैतिक दबाव है, अर्थव्यवस्था की कंडीशन लगातार खराब होती है, अतः आप हमारा साथ दें, हमारे क्रेडिट कंट्रोल या मॉनेटरी पॉलिसी के अनुरूप आप अपने बैंक को ऑपरेट करें ताकि अर्थव्यवस्था को प्रॉपर चलाया जा सके। तो इसके अंतर्गत समझाने बुझाने का कार्य, निवेदन करने का कार्य और अनौपचारिक सुझाव देने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इस प्रकार मोरल सेक्शन काम करते हैं। और हमारे पास अगला है पब्लिसिटी। आरबीआई या केंद्रीय बैंक प्रचार का माध्यम अपनाती है। विज्ञापन प्रचार के द्वारा केंद्रीय बैंक अपने उद्देश्य, मेरा इस साल का उद्देश्य क्या है, और अपनी नीतियों के लिए प्रभावशाली जनमत तैयार करती है ताकि अर्थव्यवस्था का विकास उनके अनुरूप हो सके। देखिए, प्रचार ही तो है
जब अभी करेंसी रोकी गई थी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ मुद्रा बंद की थी 500 और 1000 रुपीज की नोट को, तो जनमत था, लोगों ने साथ दिया और हमारी नीतियां अमल में आई। तो इस प्रकार क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसीज हमने देखा। तो ये सारी पॉलिसी जो थी ये वास्तव में आपका क्वालिटेटिव मेथड के अंतर्गत आई। ये क्वालिटेटिव मेथड के अंतर्गत हमने रेगुलेशन ऑफ द मार्जिनल रिक्वायरमेंट, regulations of the consumer credit, rationale of the credit, direct action, moral sanction और पब्लिसिटी, ये 6 पॉइंट हमने डिस्कस आपके साथ किए और 3 पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किया, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड वीआरआर। तो हमें उम्मीद है आपको ये प्रश्न आपका आंसर आपको समझ में आया होगा और हमें उम्मीद है, और अगर आपके पास कोई और प्रश्न है जो लगता है किसी से संबंधित है, आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें अवश्य कमेंट करें। थैंक यू।